आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? चलो जरा कुछ फेमस आईपीओ को देख लेते हैं। स्विगी का इशू प्राइस यानी वो प्राइस जिस पे आईपीओ अलॉट होता है दैट वाज 390 रुपीज और अपने आईपीओ वाले दिन ही स्विगी का स्टॉक प्राइस हो जाता है 455.95 रुपीज, यानी एक ही दिन में 16.9% का गेन। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एग्जांपल देखिए, इसका आईपीओ 108 रुपीज पे इशू हुआ था और उसी दिन इसका क्लोजिंग प्राइस 122 रुपीज 10 पैसा था। तो एक ही दिन में कितना हुआ? 13% का गेन। सेम केस फॉर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 70 रुपीज का इशू प्राइस, लिस्टिंग डे पे 165 रुपीज से क्लोज, यानी 135% का गेन, यानी एक ही दिन में पैसा डबल। ओला इलेक्ट्रिक में एक ही दिन में 20% गेन, जोमैटो का एक ही दिन में 66% गेन। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जिस दिन जोमैटो लिस्ट हुआ था उस दिन जोमैटो प्रॉफिट में भी नहीं था। इसमें आप बोलोगे तो क्या हुआ, आईपीओ में अप्लाई करेंगे, मिल गया तो पहले दिन ही बेच देंगे और मस्त पैसा कमाएंगे। एंड यू नो व्हाट, शायद आप सही हो या फिर लकी हो। एंड व्हाई इज आईपीओ डिजाइन्ड इन सच अ वे कि नॉर्मल पब्लिक बहुत टाइम बाद ही पैसा कमा पाएगी। एंड सडनली क्यों इतने ज्यादा आईपीओज हो रहे हैं इंडिया में? इनफैक्ट 2024 में हाईएस्ट नंबर ऑफ आईपीओज पूरी दुनिया में हमारे देश में ही हुए हैं। ये वीडियो में हम एक्चुअल डेटा से जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है आईपीओ की दुनिया में और आईपीओ में इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। आईपीओ इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम्स तो आज घुस के समझेंगे, बट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नॉर्मल इक्विटी फंड्स तो होने चाहिए, बट उनके अलावा 1% ऑलवेज एक कोई सेफ एसेट में इन्वेस्टेड होना चाहिए, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। नाउ वन ऑफ द बेस्ट वेज जिससे आप अपने लिए सही फिक्स्ड डिपॉजिट चूज कर पाओ इज द ऐप कॉल्ड स्टेबल मनी। तो एफडी में इन्वेस्ट करने में एक मेजर प्रॉब्लम आती है। हर बैंक के पास 2-3 एफडी होती है जिसके अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। फिर उसमें एफडी खुलवाने जाओ तो उसके लिए आपको एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना पड़ता है, लॉट ऑफ हैसल। स्टेबल मनी में आप सिंपली बहुत सारी एफडीज को कंपेयर कर सकते हैं और इंडिया के हाईएस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। फिलहाल इस ऐप पे नॉर्थ ईस्ट बैंक आपको दे रहा है 9% पर एनम एंड 9.5% एनम फॉर सीनियर सिटीजंस। और अगर आपको कोई सेफ्टी की टेंशन है तो आरबीआई की सब्सिडरीज डीआईसीजीसी खुद सारे बैंक एफडीज को 5 लाख रुपए तक इंश्योर करती है, यानी आपका पैसा सेफ भी रहेगा और हाई इंटरेस्ट भी कमाएगा। और ये सब हो रहा है बिना सेविंग्स अकाउंट खुलवाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर खुद जाके देखिए या फिर ये क्यूआर कोड को स्कैन करिए। एंड बाय द वे, इस ऐप पे आपको इंस्टेंट विड्रॉल की भी ऑप्शन है। अब इस वीडियो पे वापस आते हैं और आईपीओ की दुनिया को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इस कंपनी को देखो, इसका नाम है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स। शायद आपने ये कंपनी सुनी होगी। इस कंपनी के न्यू दिल्ली में 2 बाइक शोरूम्स है जहां पर यामाहा की बाइक्स बिकती है और इनके पास सिर्फ 8 एम्प्लॉइज हैं। इस कंपनी ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया और बोला भाई हमें 12 करोड़ रुपए रेस करने हैं और उन पैसों से हम क्या करेंगे, उन पैसों से हम दिल्ली एनसीआर रीजन में अपने और शोरूम्स खोलेंगे। इस कंपनी के आईपीओ को 418 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, यानी 12 करोड़ रेस करने आए थे, 5000 करोड़ की बिड्स आ गई। और आज करेंटली ये कंपनी अपने आईपीओ प्राइस से 60% से भी ज्यादा गिर चुकी है। और बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ का भी एग्जांपल लेंगे। बस आईपीओ को सब्सक्राइब करने का मतलब पहले समझ लो। अगर आईपीओ करते समय किसी कंपनी के 10 शेयर्स के लिए 100 लोग बिड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 100 लोग उसको खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब कंपनी के हर शेयर के लिए 10 बायर्स हैं। तो इसका मतलब इस कंपनी का आईपीओ 10 बार सब्सक्राइब किया गया है। अब जितनी अच्छी कंपनी होगी उतने ज्यादा लोग इसके आईपीओ में पैसा लगाना चाहेंगे, उतना ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होगा। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स वाली कंपनी के केस में, जिसके सिर्फ 2 शोरूम है इस कंपनी के, राइट, उसके हर शेयर के 418 बायर्स थे। इनफैक्ट ये है इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओज। इस कंपनी पे ध्यान दो, इसके हर शेयर के 2000 से भी ज्यादा बायर्स थे। दूसरी चीज को नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सारी कंपनीज के आईपीओ 2024 में हुए हैं। 2024 से पहले इंडिया में मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ इस कंपनी का हुआ था, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जिसमें इस कंपनी को 326 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था और वो उस टाइम पे रिकॉर्ड था। आज वो रिकॉर्ड टूट चुका है जिसमें इस कंपनी को 2000 से भी ज्यादा बार सब्सक्राइब कर लिया गया है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये है फेसबुक का स्टॉक डेटा। आई नो फेसबुक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE पे लिस्टेड है, पर मेरी बात सुनो एंड मुझे फॉलो करो। फेसबुक का आईपीओ हुआ था $38 पर शेयर पे और आज ये $569 पर शेयर हो गया है, यानी लगभग 15 गुना, 15 टाइम्स। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट। फेसबुक हमारी जनरेशन की टॉप टेक कंपनी है, तो इसमें आप बोलोगे ये तो होना ही था, शेयर प्राइस तो बढ़ना ही था।
लेकिन अब जरा मई 2012 में चलते हैं, जब फेसबुक का आईपीओ हो रहा था। आईपीओ होते ही शेयर ऐसा गिरा कि अपने ओरिजिनल लिस्टिंग प्राइस में आने में इसे 1 ईयर 3 मंथ्स लग गए। अब अपने आप को उस जगह पर डालो और ये बताओ उस टाइम पर फेसबुक को क्या आप होल्ड कर पाते? क्योंकि होल्ड करते तभी आज 569 टाइम्स होता, और जो इंसान नहीं होल्ड कर पाता वो बेच देता और उसका कहीं पे लॉस हो जाता। अब फेसबुक से सीधा इंडिया आते हैं, जोमैटो के शेयर को देखते हैं। जोमैटो का ग्राफ काफी सिमिलर लग रहा है। जोमैटो लिस्ट होता है 126 रुपीज पर शेयर पे, फिर अगले 4 मंथ्स में ये 159 रुपीज का हाई लगाता है और फिर अगले 2.5 साल तक अपने ओरिजिनल प्राइस के नीचे रहता है। तो अगर आपने जोमैटो के आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता तो अगले 2.5 इयर्स तक आपका रिटर्न 0% होता। मतलब इधर आपने अगर फिक्स डिपॉजिट में भी इतना पैसा लगा दिया होता, आपको 7% फिक्स्ड मिल जाता, और अगर आपने यहां खरीदा होता तो और 3 महीने लग जाते आपके ब्रेक इवन प्राइस के लिए। अगर आपको लग रहा है ये सिर्फ जोमैटो के साथ हुआ है, तो अब नाइका का स्टॉक चार्ट देखो। नाइका स्टार्ट होता है 367 रुपीज पे, स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है 415 रुपीज पे, और उसके बाद से आज तक अपने ओरिजिनल प्राइस पे वापस नहीं आ पाया। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, जिसका रिकॉर्ड था 2021 में 326 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ के 2.5 इयर्स तक स्टॉक गिरा है और अब रिकवर होना तो स्टार्ट हुआ है, पर अभी भी अपने ओरिजिनल प्राइस से नीचे है। आप बोलोगे देखिए हर आईपीओ का ऐसा हाल थोड़ी ना है, और आप सही हो। चलो इजी ट्रिप का एग्जांपल लेते हैं। ये स्टॉक ने मार्च 2021 में आईपीओ किया और 1.5 इयर्स तक बढ़ता रहा, और अपने पीक पे इसने 500% रिटर्न दिया, यानी आपके पैसे को 5 गुना 5 टाइम्स कर दिया। तब से ये स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, पर अच्छी बात ये है अभी भी अपने ओरिजिनल आईपीओ प्राइस के ऊपर है। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है, पर अगर मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है जिससे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया है, तो और यही रीजन है कि जोमैटो, नाइका, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स एंड इवन पेटीएम, जब भी उसका जो स्कैम है उसके पहले, उसमें भी यही हुआ था, जिसकी वजह से इनका स्टॉक अगले कुछ महीने तो बढ़ता है, बट उसके बाद सेलिंग प्रेशर आता है, वो गिरने लगता है। और ये है स्विगी का स्टॉक चार्ट, ये है ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक चार्ट। अब ये प्राइस यहां से नीचे जाएगा या ऊपर, ये चीज आपको अब समझ में आ जाएगी, तो सुनते रहो। आप बोलोगे कि भाई कंपनी अच्छा करेगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा, और कंपनी का बिजनेस बुरा चलेगा तो प्राइस नीचे जाएगा, और आप सही हो। लेकिन इसके अलावा 2 और बड़े वाले रीजंस हैं। पहला आईपीओ डिजाइन, जिसके अंदर आईपीओ वैल्यूएशंस एंड आईपीओ स्पेकुलेशन, ये 2 रीजंस आते हैं। आईपीओ स्पेकुलेशन पे सेबी ने खुद एक रिसर्च पेपर निकाला है, और दूसरा है आईपीओ लॉक इन पीरियड। ये दोनों रीजंस जब आप जान जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आईपीओ में पैसा लगाना आपके लिए सही है कि नहीं। तो अब आईपीओ डिजाइन के अंदर आईपीओ वैल्यूएशंस वाले रीजन पे फोकस करते हैं। जब भी किसी कंपनी को आईपीओ करना होता है तो वो एक बैंक के पास जाती है, जिसे हम मर्चेंट बैंकर कहते हैं। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा बैंक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो का मर्चेंट बैंकर थे कोटक महिंद्रा बैंक, मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक, क्रेडिट स्विस, बैंक ऑफ अमेरिका। पेटीएम के आईपीओ के टाइम पे उसके मर्चेंट बैंकर्स थे एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन एंड मॉर्गन स्टैनली। अब ये जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, इनके 2 मेन काम होते हैं। पहला, ये डिसाइड करते हैं कि आईपीओ का प्राइस क्या होगा। इन बैंक्स के पास देखिए इन कंपनी का हर फाइनेंशियल डेटा होता है, और ये सारी बड़ी बड़ी बैंक्स मिलकर ट्राई करती हैं बड़े से बड़ा आईपीओ प्राइस निकाल सकें। देखो, अगर आईपीओ कम प्राइस पे होगा तो कंपनी के फाउंडर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कम पैसा मिलेगा, और फिर इन बैंकर्स को कोई और हायर ही नहीं करेगा आगे जाके किसी अपने आईपीओ में। वहीं पर अगर कोई आईपीओ बहुत ज्यादा प्राइस पे आती है तो लोग ही नहीं खरीदेंगे, जिससे अगेन इन कंपनी का ही लॉस होगा। तो वो ऑप्टिमम प्राइस जो ढूंढने वाला काम होता है वो इन मर्चेंट बैंकर्स का होता है। इसके बाद ये मर्चेंट बैंकर्स अपने अंदर जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उसके थ्रू अपने क्लाइंट्स को ये खरीदवाते हैं। तो जब भी आप किसी आईपीओ को बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा में सुनते हो, या आपका ब्रोकर आपको बोलता है कि भाई बहुत अच्छा आईपीओ है खरीद लो, बेसिकली ये मर्चेंट बैंकर्स का ही काम होता है कि वो आईपीओ की एक हवा बनाते हैं मार्केट में। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बैंक्स हैं जिनका मेन काम आपको ये आईपीओ हाईएस्ट प्राइस में बेचना है। तो ऑलवेज इन ऑलवेज आईपीओ तो आपको काफी हाई वैल्यूएशन से मिलेगा। आईपीओ आपको कभी भी फेयर प्राइस में मिल ही नहीं सकता। आईपीओ इज द पाथ बाय विच फाउंडर्स एंड इनसाइड इन्वेस्टर्स मेक देयर मनी। आईपीओ खरीद के आप उनके एग्जिट को फाइनेंस कर रहे हो। इसीलिए इस बुल मार्केट में, जहां पे मार्केट क्रेजी तरीके से बढ़ रहा है, इंडिया में रिकॉर्ड नंबर ऑफ आईपीओ हुए हैं। इनफैक्ट 2024 में दुनिया में सबसे ज्यादा आईपीओ कहां हुए हैं? इंडिया में।
और वैल्यू में हम सेकंड हाईएस्ट हैं। सेबी खुद बोल रही है कि इस मार्केट में जो हो रहा है उसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा फाउंडर्स आईपीओ कर रहे हैं ताकि उनको एक ओवर वैल्यूड प्राइस मिल पाए, उनके एक ओवर वैल्यूड प्राइस पे एग्जिट हो पाए। इसी से आते हैं हम आईपीओ स्पेक्यूलेशन पर। सेबी के अकॉर्डिंग 54% ऑफ द इन्वेस्टर्स आईपीओ के एक हफ्ते बाद ही अपना स्टॉक बेच देते हैं। इसका मतलब आधे से ज्यादा लोग जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म होल्ड के लिए करते हैं। क्या ये गलत है? एक्चुअली नहीं, फायदा तो हो रहा है ना। प्रॉब्लम आती है जब लोग बस सुनी सुनी बातों में आईपीओ में पैसा डालना शुरू कर देते हैं, तब वो इन्वेस्टिंग नहीं जुआ बन जाती है। ये चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, डेटा देखो। जब 1 वीक का रिटर्न 20% से भी ज्यादा होता है, यानी आईपीओ होते ही एक हफ्ते में ही इतना अच्छा रिटर्न बन जाता है, तो 67.6% लोग प्रॉफिट लॉक इन करके बेच देते हैं। और जब 0% से 20% का रिटर्न मिलता है एक हफ्ते में, तब 58.1% लोग अपने आईपीओ की पोजीशंस एग्जिट कर देते हैं। और जब आईपीओ से नेगेटिव रिटर्न मिलता है तो सिर्फ 23% लोग ही ऐसे होते हैं जो शेयर बेचते हैं, बाकी लोग शेयर होल्ड करके रख लेते हैं। मतलब शेयर लिया था एक हफ्ते के लिए, लेकिन लॉस देखा नहीं जा रहा तो रख लेते हैं, शायद कभी प्रॉफिट हो जाए। और मैं आपको डेटा दिखा चुका हूं प्रॉफिट का। प्रॉफिट शायद होगा पर 1.5-2 साल ही बाद ही मिलेगा। मतलब आज वो पैसा आप एफडी में डाल के ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन नहीं, हमें तो आईपीओ में डाल के एक हफ्ते में रिटर्न चाहिए। अब आते हैं आईपीओ के लॉक इन पीरियड पे। तो जब आईपीओ होता है तो सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग जो मेन फाउंडर्स हैं और जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो तुरंत अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते। अब क्यों है ऐसा रूल? क्योंकि फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स के पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं। अगर एक साथ पहले दिन इन्होंने बेचा तो स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगा। फाउंडर्स और जो अंदर के लोग हैं उनका तो तुरंत फायदा हो जाएगा, लेकिन जो पब्लिक है जिसने आईपीओ में अप्लाई किया है उसका नुकसान ही नुकसान होगा। ऐसे में फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स के शेयर्स पे एक लॉक इन पीरियड लगा दिया जाता है, जिसके बाद ही, उस लॉक इन पीरियड के खत्म होने के बाद ही वो अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। ये लॉक इन पीरियड 90 डेज से लेकर 1 ईयर तक हो सकता है। इसीलिए जनरली 3 मंथ्स बाद स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू होता है। और ये जो हम सेलिंग प्रेशर की बात अभी कर रहे हैं, प्लस जो हमने आईपीओ के डिजाइन की बात करी जिसमें आईपीओ वैसे ही ओवर वैल्यूड है, इसके साथ अगर कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी तभी स्टॉक प्राइस ऊपर जा पाएगा। थोड़ी भी नेगेटिव न्यूज या अगर कंपनी एक नॉर्मल परफॉर्मेंस भी देती है तो स्टॉक प्राइस तुरंत गिर जाएगा, जो हुआ भी है काफी सारे आईपीओ स्टॉक्स के साथ। यहाँ पे एक बात तो सही है, अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 यानी लॉकडाउन पीरियड के बाद 144 टोटल आईपीओज लिस्ट हुए हैं। उसमें से 108 आईपीओज यानी 75% आईपीओज ने लिस्ट होते ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और उसमें से भी 26 आईपीओज ने लिस्ट होते ही 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसीलिए आज सब आईपीओ लेना चाहते हैं और ये एक क्विक मनी की स्कीम जैसा बन गया है। लेकिन याद रखो, एक दिन आएगा जिसके बाद मेजॉरिटी ऑफ आईपीओज आपको नेगेटिव रिटर्न देना शुरू करेंगे। उस दिन अगर आपने सोचा कि कोई ना बढ़ जाएगा तब बेच देंगे, तो आपका काफी सारा पैसा 1.5-2 साल के लिए उस स्टॉक में फंस जाएगा। यहाँ पे आप सोचोगे तो क्या हुआ, कम से कम मैंने पैसा गवाया तो नहीं ना, बेसिक लेवल में सेम टू सेम कॉस्ट टू कॉस्ट तो रह गया। देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप उसे एफडी में रख के बिना किसी रिस्क के बढ़ा सकते थे 7%, 8% जितनी की भी एफडी होती है। बट उससे भी बड़ा नुकसान ये होगा कि जब सारे आईपीओस फ्लॉप करेंगे तो साथ में मार्केट भी गिरना शुरू होगा। उस टाइम पे आपका ये पैसा इन्हीं आईपीओ स्टॉक्स में फंसा रह जाएगा। यहाँ पे वही कोई दूसरा इंसान क्या करेगा, वो अपने पैसे को इस डाउन मार्केट के टाइम पे लगा देगा और कुछ सालों में वो बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा लेगा। तो रिटर्न तो आपका कम हुआ भी, पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें जुड़ जाएगी। तो ये आईपीओ में एक दिन की ट्रेडिंग क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, पर उसके लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तब वो ट्रेडिंग कहलाएगी, जुआ नहीं। एक डिफाइंड लॉस के नीचे आपको पोजीशन काटना है, ऐसा आपका पहले से प्लान होना चाहिए, उस टाइम नहीं बनना चाहिए। ये सब नहीं आता है या फिर मन नहीं है करने का, तो एग्जिस्टिंग कंपनीज में कुछ ढूंढो, कुछ अच्छा आपको हमेशा मिलेगा। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स, कुछ क्वालिटी कंपनीज जिसमें आप अपना पैसा लगा सको, हमेशा मिलेगा। क्यों आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पीछे बढ़ना है? अगर आपका कोई दोस्त आईपीओ करता रहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। डू चेकआउट माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।